हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलिए। आप लोगों की टिप्पणी पढ़ के हमें प्रेरणा मिलती है। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। अध्याय 133। आप वास्तव में कट्टर हैं। एक दफन कक्ष में डोंग बुशांग ने अपने हाथ में तलवार थाम रखी थी और वह मूल विद्यालय के 4 सदस्यों और उसके सामने खड़े काले वस्त्र पहने घोस्टरम को ठंडी निगाहों से देख रहा था। दूसरी ओर तलवार संप्रदाय के 4 शिष्यों में से केवल वे ईरान ही उसके पीछे रह गया था। फ्लावर पैलेस की झाओ हन्यू डोंग बुशांग के बगल में खड़ी थी। इस समय डोंग बुशांग की तरह ही वह घोस्टरम और ओरिजिन स्कूल के सदस्यों को ठंडी निगाहों से देख रही थी, और उसकी आंखों में हत्या का इरादा बिल्कुल भी छिपा नहीं था। जुयान, मैं यह समझ पाने में असमर्थ हूं कि तुम भूत संप्रदाय के इस व्यक्ति की सहायता क्यों करोगे। डोंग बुशांग ने जुयान की ओर देखा, जो मूल विद्यालय से समूह का नेतृत्व कर रहा था, और धीमी आवाज में बोला। इससे कुछ ही क्षण पहले घोस्टरम ने अचानक उन पर आश्चर्यजनक हमला किया था। अगर घोस्टरम उसके प्रतिद्वंद्वी के रूप में होता तो वह डरता नहीं। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि मूल विद्यालय के ये सदस्य अचानक हस्तक्षेप करेंगे, जिससे उसके तलवार संप्रदाय के 3 शिष्यों की मौके पर ही मौत हो जाएगी। इसके अलावा अगर झाओ हान्यू घोस्टरम का पीछा करने नहीं आया होता तो शायद वह भी अब तक मर चुका होता। तलवार संप्रदाय और भूत संप्रदाय कट्टर दुश्मन थे, इसलिए वह समझ सकता था कि घोस्टरम ने तलवार संप्रदाय से आने वाले लोगों पर हमला क्यों किया, लेकिन वह यह नहीं समझ सका कि मूल स्कूल ने भी उसके खिलाफ कदम क्यों उठाया। यह किसी और के लिए नहीं बल्कि लाभ के लिए है। झाओ हन्यू ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे लगता है कि घोस्टरम ने निश्चित रूप से आपको किसी प्रकार का इनाम दिया है ना? लेकिन मैं आपसे सिर्फ यह पूछना चाहता हूं, क्या आपको तलवार संप्रदाय और फूल महल द्वारा मामले को आगे बढ़ाने का डर नहीं है? मुझे लगता है कि मूल विद्यालय सिर्फ आपके लिए फूल महल और तलवार संप्रदाय दोनों के खिलाफ एक ही समय में नहीं जाएगा, है ना? इस बीच घोस्टरम ने भयावह आवाज में कहा, अगर हम यहाँ आप सभी को पूरी तरह से खत्म कर दें तो कौन जानेगा कि यह हमने ही किया था। ओह, ठीक है, परी जाओ, मुझे यह स्वीकार करना चाहिए कि आपके फूल महल के शिष्य वास्तव में अच्छे स्वाद वाले हैं। मैं और अधिक के लिए कितना तरसता हूँ। जैसा कि उसने कहा, उसने अपने होंठ चाटे जैसे कि वह पूरी तरह से संतुष्ट नहीं था। घोस्टॉर्म, अब मुझे समझ में आया कि तुमने मेरी आंखों के सामने ही मेरे फूल महल के एक शिष्य की लाश को ले जाने की हिम्मत क्यों की। तो यह पता चला कि तुम्हें ओरिजिन स्कूल की सहायता प्राप्त है। लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम सब हम तीनों को मार पाओगे? झाओ हान्यू ने धीमी आवाज में कहा, शायद हम तुम सबको युद्ध में हरा नहीं पाएंगे, लेकिन क्या होगा अगर हम सिर्फ भागने पर ध्यान केंद्रित करें? क्या तुम सब हमें रोक पाओगे? हाँ। इस बीच जुयान, जो अब तक चुप था, ने हंसते हुए कहा, अगर यह इससे कुछ पल पहले होता तो हम वास्तव में आप सभी को रोकने में असमर्थ होते। लेकिन अब आप बेझिझक कोशिश कर सकती हैं, परी झाओ। देखें कि क्या आप मेरे मूल विद्यालय के बैरियर वार को तोड़ने में सक्षम हैं। झाओ हन्यू और डोंग बुशांग दोनों ने जब यह सुना तो उनके चेहरे के भाव बदल गए। झाओ ने हल्के से अपनी उंगली उठाई, जिससे उसकी उंगली की नोक से एक खूबसूरत फूल फूट पड़ा। यह फूल 10 मीटर दूर तक उड़ गया, फिर एक हल्की धमाका हुआ और फूल तुरंत हवा में बिखर गया। झाओ हन्यू ने जब यह देखा तो उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं, और फिर उसने घोस्टरम और जुयान की ओर देखा और फिर ठंडे स्वर में कहा, तो यह पता चला है कि आप दोनों बैरियर वार की स्थापना के लिए हमसे बात करने के लिए रुके थे। आप कितने षड्यंत्रकारी हैं। लेकिन मैं बहुत उत्सुक हूं। मैं उत्सुक हूं कि घोस्टरम ने वास्तव में क्या प्रदान किया, जिसने वास्तव में आप जैसे मूल विद्यालय के आंतरिक न्यायालय के शिष्य को वास्तव में उसके लिए मेरे फूल महल और तलवार संप्रदाय को अपमानित करने में संकोच नहीं किया। जुयान ने अपना सिर हिलाया और कहा, परी जाओ, मैंने वास्तव में तुम्हें मारने के बारे में कभी नहीं सोचा था। जब तक तुम अपनी आत्मा और आंतरिक राक्षसों की कसम खाने को तैयार हो कि तुम घोस्टरम के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाओगी और आज यहां होने वाली हर घटना को उजागर नहीं करोगी, तब तक मैं तुम्हें जाने दे सकता हूं। घोस्टरम की आंखें सिकुड़ गईं और उनमें अप्रसन्नता झलकने लगी, लेकिन अंत में उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई। डोंग बुशांग के हाव भाव बदल गए। उसने झाओ हान्यू को देखा, जो इस प्रस्ताव से थोड़ा प्रभावित हुई थी, और कहा, परी झाओ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वह तुम्हें जाने देगा? अगर हम अभी सेना में शामिल हो जाते हैं तो हमारे पास अभी भी एक मौका होगा। लेकिन अगर तुम किनारे से ठंडे दिमाग से देखते रहोगे तो तुम्हें भी वही अंजाम भुगतना पड़ेगा जो मुझे भुगतना पड़ा। परी जाओ, मेरे मूल विद्यालय और आपके फूल महल के बीच कोई दुश्मनी नहीं है, और यह भी कहा जा सकता है कि हमारे संप्रदायों के बीच अच्छे संबंध हैं। आपके खिलाफ कदम उठाने का मेरे पास क्या कारण है? आप सही कह रही हैं, मैं इस बार घोस्टरम की मदद कर रहा हूं क्योंकि मैंने उनके द्वारा दिए गए इनाम को लिया है, और मैं केवल तलवार संप्रदाय के सदस्यों से निपटने में उनकी मदद करने के लिए सहमत हुआ हूं। यदि आप इसे गुप्त रखने के लिए तैयार हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि मैं आपके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाऊंगा। जुयान ने धीरे से कहा। झाओ हान्युए कुछ देर चुप रही, फिर उसने कहा, बाधा खोलो और मुझे पहले जाने दो।
वह बेवकूफ नहीं थी। वह जानती थी कि अगर वह वाकई बैरियर वार्ड में रही और डोंग बुशांग को मारते हुए देखती रही, तो निश्चित रूप से उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन वह यह भी स्पष्ट रूप से जानती थी कि भले ही वह डोंग बुशांग के साथ मिल जाए, लेकिन वे निश्चित रूप से ओरिजिन स्कूल और घोस्टरम के समूह का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जुयान किंग रियल्म की छठी रैंक पर था और वह डोंग बुशांग और उससे 2 रैंकों पर था। जुयान ने अपना सिर हिलाया और कहा, इसे अभी नहीं खोला जा सकता। अगर इसे अभी खोला जाता है और अगर डोंग बुशांग पूरी तरह से भागने पर ध्यान केंद्रित करता है, तो मुझे घोस्टरम की सहायता के साथ भी उसे मारने की अपनी क्षमता पर भरोसा नहीं होगा। तो फिर अपनी सांसें क्यों बर्बाद कर रहे हो? झाओ हान्युए ने ठंडी हंसी में कहा, हम इसका फैसला युद्ध में करेंगे। भले ही डोंग बुशांग और मेरी ताकत तुम दोनों से थोड़ी कम है, लेकिन अगर हम सेना में शामिल होकर पूरी ताकत से लड़ें, तो तुम में से किसी एक को मार गिराना हमारे लिए कोई समस्या नहीं होगी। बातचीत विफल। डोंग बुशांग और वेई रैन ने राहत की सांस ली। अगर झाओ हान्यू चली जाती, तो उनके बचने की कोई संभावना नहीं होती। लेकिन अगर वे उसके साथ मिल जाते, तो भी उनके बचने की संभावना बहुत कम होती। जुयान ने झाओ हान्युए पर फिर से अपनी सांस बर्बाद नहीं की, और उसने घोस्टरम को देखते हुए कहा, तुम झाओ हान्युए पर कब्जा करो। मैं डोंग बुशांग से निपट लूंगा। बोलते समय उसने अपनी कलाई घुमाई, उसके हाथ में तलवार दिखाई दी, और उसने डोंग बुशांग को देखते हुए कहा, आपका तलवार संप्रदाय तलवारबाजी में विश्व प्रसिद्ध है। आज मुझे देखने दो कि क्या आपके तलवार संप्रदाय या मेरे मूल विद्यालय की तलवार तकनीक अधिक भयानक है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जुयान की आकृति चमक उठी, और उसकी तलवार ने डोंग बुशांग पर वार करते हुए पीछे की ओर कई छवियां छोड़ दी। दूसरी ओर घोस्टम की आकृति भी चमक उठी, और उसने झाओ हान्यू की ओर अनगिनत पंजे की छवियां बना दी। यांग ये और किन शियुए बैंगनी मिंग द्वारा बनाए गए बैंगनी अवरोध के नीचे एक कोने में छिपे हुए थे। जब वे दोनों पक्षों के बीच लड़ाई को देख रहे थे, तो किन शियुए ने कहा, आप तलवार संप्रदाय के उन 2 शिष्यों की मदद करने का इरादा नहीं रखते हैं। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मैं तलवार संप्रदाय का अनुयायी नहीं हूं। यांग ये ने उदासीनता से कहा, इसके अलावा मैं चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर सकता। क्या तुम उस बैरियर वार्ड को तोड़ सकते हो? उसे अभी भी याद है कि पृथ्वी भालू राजा, जो पहले से ही आत्मा क्षेत्र में आधे रास्ते पर था, उसने उस दिन अंततः इसे नष्ट करने से पहले कई बार बैरियर वार्ड पर हमला किया था। उसके लिए इसे भूल जाना ही बेहतर था। किन शियुए ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है कि तलवार संप्रदाय के प्रति आपकी थोड़ी सी भी सकारात्मक धारणा नहीं है। लेकिन यह भी अच्छा है। जब वे इस हद तक लड़ेंगे कि दोनों पक्ष घायल हो जाएंगे, तो हम अंत में पुरस्कार प्राप्त करेंगे। मुझे लगता है कि 4 राजा क्षेत्र विशेषज्ञों और कुछ प्रथम स्वर्ग क्षेत्र विशेषज्ञों की संपत्ति बहुत प्रचुर होनी चाहिए। क्या आपको उनसे निपटने की हमारी क्षमता पर भरोसा है? यांग ये ने धीमी आवाज में कहा। स्वाभाविक रूप से उसे इन दोनों को लूटने और लूटने से किसी तरह का अपराध बोध महसूस नहीं हुआ, क्योंकि वे किसी भी मामले में अच्छे लोग नहीं थे। इसलिए उसने इसे दुनिया से बुराई को खत्म करने के रूप में लिया। हालांकि वे दोनों किंग रियल्म विशेषज्ञ थे, इसलिए उसे उन्हें मारने की अपनी क्षमता पर भरोसा नहीं था। आखिरकार, अगर एक किंग रियल्म विशेषज्ञ केवल भागने पर ध्यान केंद्रित करता है, तो 5 किंग रियल्म विशेषज्ञों की संयुक्त सेना भी उस व्यक्ति को अपनी जान बचाने के लिए अपर्याप्त हो सकती है। बेवकूफ। किन शियुए ने यांग ये पर अपनी आंखें घुमाई और कहा, हम दोनों स्वाभाविक रूप से उन्हें मारने में असमर्थ हैं। लेकिन क्या आपके पास अभी भी वह भेड़िया नहीं है? एक बार जब दोनों पक्ष घायल हो जाते हैं, तो हमारे पास सफलता की 80% संभावना होगी यदि हम उन्हें आश्चर्यचकित कर दें। हालांकि, मुझे आपसे एक बार फिर पूछने की अनुमति दें, क्या आप वास्तव में तलवार संप्रदाय के उन 2 सदस्यों को बचाने का इरादा नहीं रखते हैं? यांग ये ने डोंग बुशांग की ओर देखा, जो दूर के युद्ध के मैदान में भयंकर युद्ध कर रहा था, और फिर उसने कहा, पहले उसने मुझे फूल महल के क्रोध को शांत करने के लिए सौंपने का इरादा किया था। क्या आपको लगता है कि मुझे उसे बचाना चाहिए? मैं, यांग ये, कोई महान व्यक्ति नहीं हूं जो दुश्मनी का बदला अच्छे से चुकाता है। उसे तलवार संप्रदाय में सिर्फ 2 लोगों की परवाह थी, सु किंगशी और एल्डकियान। ठीक है, किंगजू भी उनमें से एक था। उन तीनों के अलावा, क्या दूसरों के भाग्य का उससे कोई संबंध था? किन शियुए ने यांग ये को कुछ देर तक देखा, फिर वह मुस्कुराई और बोली, छोटे भाई, सच कहूं तो तुम ऐसे व्यक्ति नहीं हो जो महान चीजें हासिल करने के लिए बाध्य हो। क्योंकि जो लोग महान चीजें हासिल करते हैं, उन्हें उदार और सहनशील होना चाहिए। फिर भी तुम एक तुच्छ और प्रतिशोधी युवक हो। हालांकि, बड़ी बहन को तुम्हारा यह चरित्र पसंद है। क्योंकि भले ही तुम दूसरों के प्रति तुच्छ और प्रतिशोधी हो, लेकिन तुम उन लोगों के प्रति बहुत वफादार हो जिनकी तुम परवाह करते हो। यांग ये मुस्कुराए और बोली, क्या मुझे सम्मानित महसूस करना चाहिए? आखिरकार, एक सुंदरी ने कहा कि उसे मेरा यह स्वार्थी चरित्र पसंद है। यदि आप बड़ी बहन का पीछा करने के लिए तैयार हैं, तो बड़ी बहन आपको एक अवसर दे सकती हैं। किन जियुए ने मुस्कुराते हुए पलकें झपकाईं। मेरे पास पहले से ही कोई है जिसे मैं पसंद करती हूँ।
यांग ये ने कहा, क्या यह हो सकता है कि आप वास्तव में किसी और के साथ पति साझा करने के लिए तैयार हैं? अपने घमंडी चरित्र के साथ, आप शायद ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हैं, है ना? आप कैसे जानते हैं कि मैं अनिच्छुक हूँ? किन जियू ने एक आकर्षक मुस्कान प्रकट की और कहा, इस दुनिया में, जब तक आपके पास क्षमता है, तब तक मैं क्या कर सकता हूँ, भले ही मैं अनिच्छुक क्यों न हूँ। तुम्हें दूसरों द्वारा मजबूर किया जाना पसंद है, या शायद दूसरों द्वारा वश में किया जाना? यांग ये ने आश्चर्य से कहा, तुम क्या सोचते हो? किन जियू मुस्कुराए, तुम सच में कट्टर हो। यांग ये ने कहा, टकराना। ठीक इसी समय, अचानक कक्ष के भीतर से एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। यांग ये और किन शियुए ने अपनी मुस्कुराहट को रोकते हुए कक्ष के केंद्र की ओर देखा, और उन्होंने देखा कि डोंग बुशांग अपनी छाती पकड़े हुए था और वह अपने सामने खड़े जुयान को नाराजगी से देख रहा था। अध्याय 134 आत्मविस्फोट। तलवार संप्रदाय की तलवार तकनीक कुछ खास नहीं है। जुयान ने अपनी तलवार पर लगे ताजे खून के अवशेषों को अपनी उंगली से धीरे से पोंछा, क्योंकि वह डोंग बुशांग को देख रहा था जो उसके सामने खड़ा था और उदासीनता से बोल रहा था। डोंग बुशांग ने झाओ हान्यू को देखा, लेकिन देखा कि वह घोस्टरम के सामने लगातार हार रही थी। उसने तुरंत एक गहरी सांस ली, जबकि उसकी आंखों में एक दृढ़ अभिव्यक्ति की झलक दिखाई दी। उसके बाद उसके शरीर के भीतर गहन ऊर्जा पागलपन की हद तक बढ़ गई, जबकि उसका पेट धीरे धीरे बड़ा और बड़ा होता गया। यह दृश्य देखकर जुयान की पलकें फड़क उठीं और वह अनायास ही चिल्ला उठा, आत्मविस्फोट! तुम वास्तव में खुद को विस्फोट करने का इरादा रखते हो? डोंग बुशांग, तुम पागल हो। जैसे ही उसने यह कहा, जुयान विस्फोटक ढंग से पीछे हट गया। इस समय, झाओ हान्यू और घोस्टम ने भी लड़ना बंद कर दिया था। जब उन्होंने डोंग बुशांग के पेट को धीरे धीरे बढ़ते हुए देखा, तो उनके चेहरे के भाव हिंसक रूप से बदल गए, और फिर वे जुयान की तरह तेजी से पीछे हट गए। बाधा खोलो, जल्दी से बाधा खोलो। जब वह बाधा की सीमा पर पीछे हट गया, तो घोस्टरम पागलों की तरह चिल्लाया और जुयान से कहा। इस समय, जुयान की अभिव्यक्ति बेहद भद्दी थी। वह भी अवरोध को खोलना चाहता था, लेकिन अवरोध को मनमाने ढंग से कैसे खोला जा सकता था? उसने घोस्टॉर्म पर और अधिक ध्यान नहीं दिया, और अपने दाहिने हाथ के झटके से, बर्फ के क्रिस्टल से ढकी एक विशाल ढाल उसके सामने प्रकट हुई। उसी समय, उसने जल्दी से अपने गहन ऊर्जा अवरोध को सक्रिय कर दिया। इसके अलावा, उसे लगा कि यह पर्याप्त था, और उसने कवच का एक टुकड़ा भी पहना था। झाओ हान्युए भी धीमी नहीं थी, और उसने अपने पास मौजूद सभी रक्षात्मक खजाने निकाल लिए। जब उसने देखा कि दोनों अपने खजाने वापस ले जा रहे हैं, तो घोस्टम को लगा कि अवरोध को खोलना असंभव है। उसने तुरंत अपने दाहिने हाथ को लहराने में संकोच नहीं किया, और उसने चमड़े का एक कवच पहना था जो किसी व्यक्ति की त्वचा जैसा लग रहा था। बहुत देर हो चुकी है। सब कुछ बहुत देर हो चुकी है। चलो हम सब एक साथ मरें। जैसे ही उसने उन तीनों को देखा, डोंग बुशांग के चेहरे पर एक क्रूर भाव था, और वह हंसी से पागलों की तरह दहाड़ने लगा। दरअसल, वह खुद को भी विस्फोट नहीं करना चाहता था। हालांकि, उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। अगर लड़ाई जारी रही तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। इसके अलावा, भूत संप्रदाय के पास एक गुप्त तकनीक थी जो किसी की आत्मा को नियंत्रित करने में सक्षम थी। इसलिए, अगर वह मर जाता है, तो घोस्टम निश्चित रूप से उसकी आत्मा को नियंत्रित करने के लिए उस गुप्त तकनीक को लागू करेगा। उस समय, जीना वास्तव में उसके लिए मौत से भी बदतर होगा। नहीं, वह अनंत काल तक नरक में गिर जाएगा। इसलिए, उसने स्वयं को विस्फोटित करने तथा उन्हें भी अपने साथ नीचे खींचने का निर्णय लिया। ठीक उसी समय जब डोंग बुशांग ने खुद को विस्फोट करने का फैसला किया, किन शियुए की अभिव्यक्ति भी बदल गई थी, और फिर उसने यांग ये को साथ लेकर पीछे हटने से पहले इस बारे में कोई विचार भी नहीं किया। इसके अलावा, वह तभी रुकी जब वे कक्ष से लगभग 200 मीटर दूर थे। क्या राजा क्षेत्र के विशेषज्ञ का आत्म विस्फोट इतना भयानक है? यांग ये ने पूछा, जबकि वह किन जियू को देख रहा था जो थोड़ा पीला पड़ गया था। टकराना। किन शियुए अभी कुछ बोलने ही वाली थी। ठीक इसी समय, अचानक दूर से एक बहुत ही भयानक धमाका हुआ, और फिर आसपास का वातावरण ऐसे हिल गया जैसे कि भूकंप आ गया हो। यांग ये अभी कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक गलियारे से हवा की एक लहर आई। यांग ये के हाव भाव बदल गए और उसकी तलवार की मंशा हवा की लहर का प्रतिरोध करने के लिए बाहर निकल आई। टकराना। जैसे ही हवा की लहर आसपास फैली, एक धीमी सी आवाज गूंज उठी। अब तुम्हें समझ में आ गया है कि यह कितना भयानक है? किन शियू ने धीमी आवाज में पूछा। यांग ये ने सहमति में सिर हिलाया। जब वे इतने दूर थे, तब भी विस्फोट से उत्पन्न आफ्टरशॉक इस क्षेत्र को प्रभावित करने में सक्षम था। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कक्ष के भीतर विस्फोट कितना भयानक था। उसी समय, यांग ये ने अपने दिल में फैसला किया कि वह अपने विरोधियों को कोई मौका नहीं देगा। कुछ क्षण पहले की तरह, अगर जुयान ने अपनी सांस बर्बाद नहीं की और सीधे मारने के लिए हमला किया, तो डोंग बुशांग खुद को कैसे विस्फोट कर सकता था? यदि आपका प्रतिद्वंद्वी युद्ध में खुद को उड़ा लेता है, तो भले ही वह प्रतिद्वंद्वी केवल प्रथम स्वर्ग क्षेत्र का खोज करता ही क्यों न हो, फिर भी आपको तुरंत वहां से चले जाना चाहिए। समझे? किन शियुए ने यांग ये को देखा और वह गंभीरता से बोली।
यह सुनकर यांग ये का दिल गर्म हो गया और फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं एक अभिमानी व्यक्ति नहीं हूं। ठीक है, डोंग बुशांग द्वारा किए गए विस्फोट से यह जगह नष्ट क्यों नहीं हुई? किन शियुए ने आसपास के माहौल पर नजर डाली और फिर बोली, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यहाँ किसी तरह की अजीब ऊर्जा मौजूद है। लेकिन मैं यह पता लगाने में असमर्थ हूं कि यह वास्तव में क्या है। शायद वह महिला जिसे तुम अपने साथ ला रहे हो, उसे इसका उत्तर पता हो। तुम उससे क्यों नहीं पूछते? उससे पूछो। यांग ये दंग रह गया और फिर उसने अपना सिर हिलाया और कहा, इसे भूल जाओ। अगर वह बस आज्ञाकारी रूप से वहां रहे तो यह काफी है। ठीक है, तुमने कभी यह क्यों नहीं पूछा कि वह कहाँ है? वह यह नहीं मानता था कि किन शियुए उसके रहस्यों के बारे में उत्सुक नहीं थी, तो चूंकि वह उत्सुक थी, तो उसने इसके बारे में पूछा क्यों नहीं? हर किसी के अपने रहस्य होते हैं, है ना? किन जियू ने सपाट लहजे में कहा। यांग ये ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, किसी बुद्धिमान व्यक्ति के साथ सहयोग करना वाकई अच्छा है। किन शियुए ने यांग ये की ओर देखा और फिर कहा, अब चलो उन लोगों से निपटें। यांग ये ने आश्चर्य से कहा, वे अभी भी जीवित हैं? राजा क्षेत्र में किसी विशेषज्ञ को कभी कम मत आंको। किन शियुए ने यांग ये को देखा और गंभीरता से कहा, मुझे पता है कि आपकी ताकत बहुत ही भयानक है और आपके पास युद्ध करने के लिए अपने साधना क्षेत्र को पार करने की ताकत है। हालांकि आपको याद रखना चाहिए कि राजा क्षेत्र में किसी भी विशेषज्ञ को कभी कम मत आंको। वास्तव में मुझे कहना चाहिए कि आपको अपने किसी भी प्रतिद्वंद्वी को कम नहीं आंकना चाहिए। इस दुनिया में कई लोग अपनी लापरवाही और अपने विरोधियों को कम आंकने के कारण मारे गए हैं। यांग ये ने अपना हाथ बढ़ाया और किन शियुए के सामने लहराया और फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अचानक मेरे प्रति इतनी चिंता क्यों दिखाने लगी हो? मुझे मत बताओ कि तुम सच में मुझे पसंद करती हो। क्या मैं नहीं कर सकती? इन शब्दों को बोलने के बाद किन जियुए मुड़ी और सामने वाले कक्ष की ओर चल दी। यांग ये दंग रह गया और फिर उसने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। उसके बाद वह भी जल्दी से उसके पीछे चला गया। जब वे दोनों एक बार फिर से कक्ष में लौटे और वहां का दृश्य देखा, तो यांग ये की पलकें झपक गईं। क्योंकि घोस्टरम, जू यान और झाओ हान्यू वास्तव में अभी भी जीवित थे, लेकिन वे स्पष्ट रूप से अच्छी स्थिति में नहीं थे। शू यान के सामने की विशाल ढाल टुकड़ों के ढेर में बिखर गई थी, जबकि उसके पहने हुए कपड़े फट गए थे, जिससे उसके नीचे की खून से सनी त्वचा दिखाई दे रही थी। जहां तक उन 3 अन्य लोगों की बात है जो शू यान के साथ चल रहे थे, वे शरीर के टुकड़ों के ढेर में तब्दील हो गए थे। दूसरी ओर घोस्टम का काला लबादा उतर चुका था, जिससे उसका भयानक पीला चेहरा सामने आ गया था। खास तौर पर उसके हाथ, वे पहले ही शुद्ध सफेद से लाल रंग में बदल चुके थे। उनमें से सबसे ज्यादा आकर्षक झाओ हन्यू थी। इस समय सिर्फ उसका अंडरगारमेंट ही बचा था और वह भी पूरा नहीं था। उसकी एक चोटी हवा में खुली हुई थी, जबकि उसकी स्कर्ट भी फटी हुई थी, जिससे बहुत सारे मनमोहक दृश्य सामने आ रहे थे। जब उसने उन्हें ऐसी दयनीय स्थिति में देखा, तो एक कोने में छिपे यांग ये की आंखों में ठंडी रोशनी चमक उठी और वह कुछ कदम उठाने वाला था। किन शियुए ने अपना सिर हिलाने से पहले उसका हाथ खींचा और फिर उसने धीरे से कहा, थोड़ा इंतजार करो, उन तीनों के बीच संघर्ष जरूर होगा, इसलिए अभी देखने में कोई बुराई नहीं है। यांग ये एक क्षण के लिए हिचकिचाया, फिर उसने सिर हिलाया। युद्ध के मैदान में जुयान ने एक ताबीज निकाला और उसे अपने ऊपर लगा लिया। थोड़ी देर बाद उसने अपनी आंखें खोली और फिर उसने घोस्टरम को देखा। बाद वाले ने भी अपनी आंखें खोली और फिर हल्के से सिर हिलाया। यदि आप दोनों एक और किंग रियल प्रोफाउंडर के विस्फोट का अनुभव करने से डरते नहीं हैं, तो मेरे खिलाफ कदम उठाने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। ठीक इस क्षण झाओ हान्यू ने अपनी आंखें खोली और घोस्टम और जू यान से ठंडे स्वर में बात की। यह सुनकर दोनों की पलकें झपक गईं। भले ही वे बच गए थे, लेकिन दोनों को गंभीर चोटें आई थीं। वे फिर भी सेना में शामिल होकर झाओ हान्यू को मारने में सक्षम थे, लेकिन अगर उसने वास्तव में खुद को विस्फोट करने का फैसला किया, तो वे दोनों वास्तव में मुश्किल में पड़ जाएंगे। ऐसा मत सोचो कि मैं इसके काबिल नहीं हूं, झाओ हान्यू ने एक बार फिर ठंडे स्वर में कहा। घोस्टरम के हाथों में पड़ने से बेहतर है कि मैं खुद को उड़ा लूं और तुम दोनों को अपने साथ नरक में ले जाऊं। तुम दोनों क्या सोचते हो? हाँ, इस बीच जू यान ने हंसते हुए कहा, परिजाओ, तुम मजाक कर रही हो। मैंने अभी अभी कहा है, परिजाओ के प्रति मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। जब तक तुम आज हुई हर बात को गुप्त रखने के लिए सहमत हो, तब तक तुम कभी भी जा सकती हो। जुयान, घोस्टरम ने धीमी आवाज में कहा। दुनिया में केवल वही व्यक्ति रहस्य रख सकता है जो वास्तव में नष्ट हो गया हो। अगर वह यहाँ से जाने के बाद यहाँ हुई हर घटना के बारे में बताती है, तो मुझे लगता है कि तलवार संप्रदाय के सदस्य निश्चित रूप से इस मामले को शांत नहीं होने देंगे। यह मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि मेरे भूत संप्रदाय के सदस्य द्वारा तलवार संप्रदाय के सदस्यों को मारना पूरी तरह से उचित है। इसके अलावा न केवल मुझे मेरे संप्रदाय द्वारा दंडित नहीं किया जाएगा, बल्कि इसके बदले मुझे पुरस्कृत भी किया जाएगा। लेकिन तुम्हारा क्या तुम्हारा मूल विद्यालय तुम्हें पुरस्कृत करेगा? परी झाओ रहस्य बनाए रखेगी, है ना?
जुयान ने झाओ हान्युए को देखा जब वह चेहरे पर मुस्कान के साथ बोल रहा था। झाओ हान्युए ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक। घोस्टोरम अभी भी कुछ कहना चाहता था। जुयान ने घोस्टोर्म को देखा और ठंडे स्वर में उसे टोका, क्या तुम एक और विस्फोट सहन कर सकते हो? घोस्टारम यह सुनकर अवाक रह गया। झाओ हान्युए ठंडी हंसी हंस पड़ी और फिर उसने कहा, अब आप अवरोध खोल सकते हैं, है ना? बेशक। जुयान मुस्कुराया और फिर उसने कहा, लेकिन आपने भी देखा होगा कि मेरे संप्रदाय के अन्य शिष्य नष्ट हो गए हैं। इसलिए हमें इस बैरियर वार्ड को खोलने के लिए मिलकर काम करना होगा। अन्यथा हम केवल 2 घंटे तक प्रतीक्षा कर सकते हैं जब बैरियर वार्ड अपने आप हट जाएगा। आप क्या सोचते हैं? झाओ हान्युए ने मूल स्कूल के शिष्यों की ओर देखा जो टुकड़ों में बंट गए थे, और फिर उसने कहा, मुझे आशा है कि आप कोई चाल नहीं चलेंगे। बेशक। जुयान ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा, मुझे क्या करना होगा? झाओ हान्यू ने कहा, अध्याय 135 एक कदम आगे बढ़ना। बैरियर वार्ड को खोलने के लिए इसके चारों कोनों पर 4 लोगों को खड़ा होना चाहिए और एक ही समय में मेरे मूल विद्यालय की गुप्त तकनीक का उपयोग करना चाहिए। हालांकि अब यहाँ हम केवल 3 लोग हैं, इसलिए हम इसे केवल बलपूर्वक ही तोड़ सकते हैं। बेशक, बल द्वारा इसे खोलना बहुत मुश्किल है, भले ही हम चारों ने पहले सेना में शामिल हो गए हों। लेकिन अब जब बैरियर वार्ड ने डोंग बुशांग के आत्मा विस्फोट का अनुभव किया है, तो यह पहले से ही पतन के कगार पर है। जब तक हम तीनों सेना में शामिल होते हैं और एक ही बिंदु पर हमला करते हैं, तब तक इसे टुकड़ों में विस्फोट करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। जुयान ने धीरे से कहा। झाओ हन्यू ने प्रकाश की अत्यंत पतली दीवार पर नजर डाली, और उसने देखा कि यह घनी दरारों से ढकी हुई थी जो मकड़ी के जाले की तरह फैली हुई थी। उसने तुरंत जुयान पर संदेह करना बंद कर दिया और उसने सिर हिलाया और कहा, जैसा आप चाहें। वे तीनों बाईं ओर उस स्थान पर चले गए जो डोंग बुशांग द्वारा किए गए विस्फोट से सबसे अधिक प्रभावित था, और फिर उनके शरीर के भीतर गहन ऊर्जा प्रसारित हुई। झाओ हन्यू ने धीरे से अपना दाहिना हाथ हवा में उठाया। उसके हाथ में एक जीवंत कमल का फूल था जो जेड की तरह क्रिस्टलीय था। कमल का फूल बड़ा और बड़ा होता गया। समय के एक निश्चित क्षण में झाओ हन्यू ने कमल के फूल को प्रकाश की अत्यंत पतली बाधा की ओर विस्फोट करने के लिए नियंत्रित किया। ठीक उसी समय जब उसने कमल के फूल को प्रकाश की बाधा की ओर फेंका, तो 2 भयावह आभाओं ने अचानक दोनों तरफ से उस पर हमला कर दिया। झाओ हान्यू की पुतलियां सिकुड़ गईं और वह अपने दिल में चिल्ला उठी, धिक्कार है। उसने बलपूर्वक कमल का फूल हटा लिया जो कि अवरोध पर गिरने वाला था, और फिर उसने उसे अपनी ओर पटक दिया। चूंकि तुम दोनों मुझे जीने नहीं देना चाहते, तो चलो हम सब एक साथ मर जाते हैं। हाहा। झाओ हान्यू की हरकतें देखकर जुयान और घोस्टरम के हाव भाव हिंसक रूप से बदल गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह महिला इतनी निर्णायक होगी। पीछे हटने के लिए पहले ही बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए वे केवल उसका सामना कर सकते थे। टकराना। युद्ध के मैदान में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और फिर अचानक झाओ हान्यू से हवा की एक भयानक लहर फूट पड़ी। वह तुरंत ही एक ढेर में तब्दील हो गई जबकि जुयान और घोस्टरम हवा की लहर से उड़ गए। उसी समय बैरियर वार्ड जो पहले से ही टूटने की कगार पर था, गड़गड़ाहट के साथ टूट गया और आखिरकार टुकड़ों में बिखर गया। ठीक उसी समय जब शुयान और घोस्ट मुड़ रहे थे, 2 प्रकाश की किरणें उनकी ओर विस्फोटक गति से चलीं, जैसे धनुष से छूटे हुए तीर हों। यांग ये का प्रतिद्वंद्वी घोस्टरम था। हालांकि घोस्टरम बुरी तरह घायल था, यांग ये ने इस बार पीछे हटने की हिम्मत नहीं की। गेल शूज और गेल स्टेप से मिले प्रोत्साहन ने उसकी गति को बिजली की तरह तेज कर दिया, और उसने कुछ ही सांसों से कम समय में उनके बीच 60 मीटर से अधिक की दूरी पार कर घोस्टरम के सामने पहुंच गया। उसके बाद उसने अपनी तलवार निकाली और घोस्टरम पर वार किया। झाओ हान्युए के मारे जाने पर घोस्टरम ने अपने दिल में राहत की सांस ली। भले ही वह उड़ते हुए मारा गया था, लेकिन आखिरी समस्या किसी भी तरह से निपट गई थी। हालांकि जिस क्षण वह जमीन के संपर्क में आया, अचानक उसके मन में खतरे की एक तीव्र भावना उमड़ पड़ी। उसके बाद उसने देखा कि एक आकृति बिजली की तरह तेजी से आगे बढ़ती हुई उसके सामने आई और फिर उस आकृति ने अपनी तलवार सीधे उसकी ओर तान दी। घोस्टरम को डर लग रहा था क्योंकि तलवार का वार बहुत तेज था। अगर यह किसी और समय होता, तो वह इससे निपट सकता था। लेकिन अब वह केवल इसके खिलाफ सीधे जा सकता था, और जिस तरीके से उसने ऐसा किया वह था सहज रूप से अपने दाएं हाथ को ऊपर उठाना जो हड्डियों की तरह पीला था, इस हमले का विरोध करने के लिए। जब उसने घोस्टरम को अपना हाथ उठाते देखा, तो यांग ये को पता चल गया कि यह कोई साधारण हाथ नहीं है। इसलिए यांग ये ने तलवार के वार में अपनी ताकत को थोड़ा बढ़ाने से पहले अपनी तलवार पर स्वॉर्ड इंटेंट की एक स्ट्रैंड लगाने में संकोच नहीं किया। अनुभव करना। तलवार को व्यवहारिक रूप से कोई बाधा नहीं पहुंची और उसने घोस्टरम के दाहिने हाथ को सीधे काट दिया, लेकिन उसके भीतर से कोई खून नहीं निकला। तलवार। घोस्टरम ने अपनी आंखें चौड़ी करके खोलीं, जबकि वे सदमे और अविश्वास से भरे हुए थे। हालांकि उसने बोलना समाप्त भी नहीं किया था कि एक तलवार ने उसकी छाती को छेद दिया था। यह कैसे संभव हो सकता है? तलवार। घोस्टरम ने अपना मुंह खोला और धीमी आवाज में बुदबुदाया।
हालांकि उसने बोलना खत्म भी नहीं किया था कि उसका सिर हवा में उड़ गया। यांग ये ने अपनी तलवार म्यान में रख ली और अपना सिर हिलाया। वह वास्तव में समझ नहीं पाया कि युद्ध के दौरान बहुत से लोग बकवास क्यों करना पसंद करते हैं। क्या युद्ध के दौरान बकवास करना अपने प्रतिद्वंद्वी को पलटवार करने का अवसर देने के बराबर नहीं है? यांग ये ने अपना सिर हिलाया और इस बारे में सोचना बंद कर दिया, और फिर उसने बगल की ओर देखा। जब उसने किन शियुए और जुयान के बीच लड़ाई का दृश्य देखा तो उसके माथे पर बल पड़ गए। इस समय भले ही किन शियुए ने जुयान से इस हद तक लड़ाई की कि वह लगातार पीछे हट रहा था, लेकिन जुयान अभी भी जीवित था। इसके अलावा जुयान में स्पष्ट रूप से अतिरिक्त ताकत दिख रही थी। यांग ये को अपनी आंखें खोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं हुई, और उसने शुयान पर हमला करते समय अपने पीछे कई धुंधली छवियां छोड़ दी। जुयान जो किन शियाओं के साथ एक भीषण युद्ध में था, उसे कुछ महसूस हुआ और उसका पीला चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। उसने अपनी तलवार किन शियाओं के चाबुक पर मारी और इस टकराव से मिली जवाबी ताकत पर भरोसा करके पीछे हट गया। वह अभी कुछ कदम पीछे हटा ही था कि अचानक उसके शरीर ने एक अजीब मोड़ लिया, और उसकी तलवार हवा में तेजी से सीटी बजाती हुई यांग यी की ओर बढ़ी जो पहले से ही उसके पीछे आ गई थी। यह तलवार का वार सचमुच बहुत तीव्र था। यांग ये की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। उसके सामने यह आदमी घबराया नहीं था या पीछे नहीं हटा था, बल्कि उसने यांगे पर हमला कर दिया था। इसके अलावा जुयान की तलवार की गति वास्तव में बहुत तेज थी, और यह इतनी तेज थी कि यांग ये जुयान की तलवार को देख पाने में पूरी तरह असमर्थ था। यांग ये ने पीछे हटने का समय नहीं दिया, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से जुयान की ओर से किया गया एक जबरदस्ती का हमला था। ठीक उसी समय जब शुयान की तलवार उसकी ओर बढ़ी, यांग ये ने अपनी तलवार निकाली और सीधे शुयान पर वार कर दिया। हिस हिस दोनों तलवारें लगभग एक ही समय पर उनकी छाती में घुस गईं, और फिर दोनों की आकृतियां विस्फोटक ढंग से पीछे हट गईं। जिस क्षण शुयान पीछे हटा, किन शियू यहां आ पहुंची थी और उसका कोड़ा शुयान की ओर मुड़ते हुए पीछे छवि की एक श्रृंखला छोड़ गया। जैसे ही उसने अपनी छाती पर लगी चोट को देखा, यांग ये ने एक गहरी सांस ली और फिर एक उच्च श्रेणी का हीलिंग तावीज निकाला और उसे अपने ऊपर लगा लिया। उसके बाद वह बिल्कुल भी नहीं रुका और फिर उसने एक बार फिर जुयान पर हमला कर दिया। क्या तुम दोनों को ओरिजिन स्कूल से वारंट का डर नहीं है? लड़ाई के बीच में जुयान ने उनका विरोध किया और यांग ये और किन जियू से ठंडे स्वर में बात की। अगर यह किसी भी सामान्य समय पर होता, भले ही वह उन्हें युद्ध में हराने में असमर्थ होता, फिर भी वह भागने में सक्षम होता। लेकिन अब वह अपनी उड़ान के अंत में एक तीर की तरह था। इसलिए अगर लड़ाई जारी रही तो वह निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा। भले ही ओरिजिन स्कूल के पास कुछ गुप्त तकनीकें थीं, लेकिन वह वास्तव में उनका उपयोग नहीं करना चाहता था जब तक कि उसके पास कोई अन्य विकल्प न हो, क्योंकि उनके साथ आने वाले दुष्प्रभाव वास्तव में बहुत गंभीर थे। किन शियुए ने जब देखा कि जुयान में अभी भी बोलने की ताकत है, तो वह भौचक्की रह गई और उसने तुरंत फैसला किया। मदद लो। यांग ये ने जरा भी संकोच नहीं किया। अपने दाहिने हाथ की एक लहर के साथ सिल्वर कक्ष के भीतर प्रकट हुआ। जुयान को तब बहुत डर लगा जब उसने देखा कि एक किंग ग्रैंड डाकबीस्ट अचानक प्रकट हुआ और उसकी आंखें सदमे और अविश्वास से भर गईं। उसने बड़बड़ाते हुए कहा जैसे कि उसने अपनी आत्मा खो दी हो। एक किंग ग्रैंड डाकबीस्ट? कैसे? यह कैसे संभव हो सकता है? आओ! सिल्वर चिल्लाया और फिर वह आगे बढ़ा और जुयान पर झपटा। उसी समय यांगे की तलवार की नोक से सुनहरी तलवार क्यूई की एक लड़ी विस्फोटक रूप से निकली, और इसका लक्ष्य स्वाभाविक रूप से जुयान था। किन शियुए को पराजित होने में कोई आपत्ति नहीं थी, और उसका कोड़ा एक धूर्त विषैले सांप की तरह था जो जुयान की ओर झपटा। जब उसने देखा कि यांग ये, किन शियुए और किंग ग्रैंड डाकबीस्ट उसकी जान लेने का इरादा रखते हैं, तो जुयान की आंखों में एक दृढ़ निश्चयी भाव की झलक दिखाई दी। उसके बाद उसकी अभिव्यक्ति क्रूर हो गई और उसने उन्मत्त तरीके से कहा, आप सभी ने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। चलो हम सब एक साथ मरते हैं। हा हा हा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके शरीर के भीतर गहन ऊर्जा हिंसक रूप से बढ़ गई, और उसका पेट बड़ा और बड़ा होता गया, ठीक वैसे ही जैसे पहले डोंग वुशांग का था। यांग ये और किन शियुए की पलकें झपकने लगी जब उन्होंने यह देखा। यांग ये ने खुद को रोकने की हिम्मत नहीं की। तलवार की मंशा ज्वार के पानी की तरह बाहर निकली और जुयान की ओर बढ़ गई जो खुद को विस्फोट करने वाला था। जुयान को अचानक लगा कि एक अदृश्य दबाव ने उसे घेर लिया है, और उसके शरीर के भीतर की गहन ऊर्जा इस अदृश्य दबाव के नीचे धीमी हो गई। उसे लगा जैसे उसने कुछ सोचा हो, और उसने अपना सिर उठाकर यांग ये को देखा और वह अनायास ही चिल्ला उठा। तलवार! तलवार! उसने अभी बोलना समाप्त भी नहीं किया था कि एक कोड़ा और तलवार उसकी छाती में घुस गए, और फिर सिल्वर का विशाल पंजा जोर से उसके सिर पर आ गिरा। टकराना! एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। जमीन हिल गई और जुयान एक ढेर में तब्दील हो गया। यांग ये ने सिल्वर को छोटे भंवर में वापस रखने के बाद राहत की लंबी सांस ली। सौभाग्य से वह जुयान को खुद को विस्फोट करने से रोकने में सक्षम था। अन्यथा भले ही किन जियुए और यांग ये बच गए हों, वे शायद गंभीर रूप से घायल हो गए होंगे।
क्योंकि उनके शरीर की बात तो दूर, सिल्वर जैसे किंग रैंक डाकबीस्ट का शरीर भी किंग रियल्म विशेषज्ञ के आत्मा विस्फोट से शायद गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। क्या तुम ठीक हो? इस बीच किन शियुए यांग ये के पास गई और उसने यांग ये की छाती पर नजर डाली और फिर धीरे से पूछा। यांग ये का दिल खुश हो गया जब उसने उसकी आवाज में चिंता महसूस की और उसने कहा, मैं ठीक हूँ। मैंने एक उच्च श्रेणी के उपचार तावीज का इस्तेमाल किया, इसलिए मेरा घाव अब ठीक हो गया है। बोलते हुए उसने एक और उच्च श्रेणी का उपचार करने वाला तावीज निकाला और उसे किन जियू को दे दिया और फिर कहा, तुम भी इसका इस्तेमाल करो। मैंने देखा कि तुम भी उसकी तलवार से घायल हो गए हो। किन शियुए ने अपने हाथ में हीलिंग टेलिस्मन पर नजर डाली और फिर उसने यांगे को एक अजीब नजर से देखा। उसने कहा, मैंने देखा कि तुम सच में अमीर हो और तुम्हारे पास कई तरह के टेलिस्मन की एक अथाह आपूर्ति है। इसके अलावा वे सभी उच्च श्रेणी के हैं। मुझे सच में संदेह है कि तुम टेलिस्मन मास्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष के नाजायज बेटे हो। रुको, टेलिस्मन मास्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष के नाजायज बेटे का भी इतना अमीर होना असंभव है। बताओ, तुम कौन हो? यांग ये ने अपनी नाक रगड़ी और मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक तावीज मास्टर हूँ। मेरे पास थोड़ी ज्यादा संख्या में तावीज होना बहुत सामान्य बात है ना? आप एक तावीज मास्टर हैं। किन जियू ने अपनी आंखें चौड़ी करके यांग ये को आश्चर्य से देखा। नहीं तो तुम्हें क्या लगता है कि मुझे इतने सारे ताबीज कहाँ से मिले? यांग ये ने कंधे उचका दिए। अध्याय 136 सफलता। सदमे से उबरने के बाद किन शियुए ने यांग ये को ध्यान से देखा और फिर थोड़ी देर बाद बोली, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम सच में एक अमीर आदमी हो। तो तुम एक तावीज मास्टर हो। मुझे आखिरकार समझ में आ गया कि तुमने क्यों कहा कि तुम संगठन की स्थापना के लिए जरूरी पैसे का ध्यान रखोगे। यांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो इन सब के बारे में बात नहीं करते। हमें युद्ध के मैदान को साफ करना है और जल्दी से निकलना है। किन शियू ने सिर हिलाया और फिर उसने युद्ध के मैदान में सभी लाशों से स्थानिक छल्ले ले लिए। जब वे यह जांचने ही वाले थे कि उन्हें क्या मिला है, यिन जुवान एर की आवाज अचानक यांग ये के सिर में गूंजी। जल्दी से चले जाओ, एक आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ जल्दी से आ रहा है। यह सुनते ही यांग ये के हाव भाव बदल गए और फिर उसने किन शियुए का हाथ खींच लिया और बाहर की ओर भागा। क्या हुआ? किन जियू ने भागते हुए पूछा। यांग ये ने धीमी आवाज में कहा, एक स्पिरिट रियल्म विशेषज्ञ हमारी ओर तेजी से आ रहा है। स्पिरिट रियल्म विशेषज्ञ बिल्कुल भी ऐसा अस्तित्व नहीं था जिसके खिलाफ वे दोनों इस समय जा सकें। चाहे स्पिरिट रियल्म विशेषज्ञ क्यों न दौड़ा हो, यांग ये उस व्यक्ति से मुठभेड़ नहीं करना चाहता था। यांग ये की बात सुनकर किन शियुए की भौहें तन गईं और फिर वह चुप हो गई। उन दोनों के जाने के 15 मिनट से भी कम समय बाद एक आलीशान पोशाक पहने एक आदमी उस कक्ष में आया जिसमें वे सभी अभी अभी लड़े थे। जब उसने आसपास की लाशों को देखा तो उस आदमी के चेहरे के हाव भाव बदल गए और उसने अपनी नजर आसपास की तरफ घुमाई। जू यान की लाश को देखकर उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और फिर उसके चेहरे के हाव भाव तुरंत क्रूर हो गए। आखिर वह कौन था? मेरे छोटे भाई को किसने मारा? कमरे के अंदर से एक ऐसी दहाड़ गूंजी जिसमें असीम आक्रोश था। कुछ ही क्षणों के बाद उस आदमी की आकृति चमक उठी और वह कक्ष से गायब हो गया। डॉट 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 कब्र से बाहर निकलने के बाद यांग ये ने गहरी सांस ली और आसमान में उगते सूरज को देखा। उसके बाद उसने किन जियू को देखा और गंभीर भाव से बोला, क्या तुमने पहले वाली आवाज सुनी थी? किन शियुए ने सिर हिलाया और कहा, वह व्यक्ति संभवतः आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ था जिसने कल सम्राट जो के मकबरे के उद्घाटन की अध्यक्षता की थी। चलो जल्दी से चले जाओ, अन्यथा हम शायद मुसीबत में फंस जाएंगे। यांग ये ने सिर हिलाया। वे दोनों यहाँ नहीं रुके और वे जल्दी से शाही महल से बाहर निकल गए और शांग राजवंश के खंडहरों के निकास की ओर तेजी से चल पड़े। यांग ये और किन शियुए के जाने के कुछ समय बाद आलीशान पोशाक पहने एक आदमी शाही महल के बाहर दिखाई दिया। उसी समय एक खूबसूरत महिला जिसने फूल महल की वर्दी पहनी थी वहां दिखाई दी। खूबसूरत महिला ने उस आदमी को देखा और पूछा, जू किंग, मेरे फूल महल के 2 शिष्यों की आत्मा प्लेटें टूट गई हैं। क्या आप जानते हैं कि अपराधी कौन है? जू किंग की आंखें पूरी तरह से लाल हो गई थीं और वह बस बोलने ही वाला था। लेकिन ठीक इसी समय एक अधेड़ उम्र का आदमी तलवार लेकर शाही महल के प्रवेश द्वार के ऊपर पहुंचा। उसके बाद उसने पूछा, जू किंग, मेरे तलवार संप्रदाय के सभी शिष्यों की आत्मा प्लेटें टूट गई हैं। आखिर अपराधी कौन था? फूल महल की खूबसूरत महिला ने बात कर रहे अधेड़ उम्र के आदमी को देखा और फिर उसकी भौहें सिकोड़ लीं। स्विश, हवा के फटने की आवाज अचानक गूंजी और फिर एक काले कपड़े पहने आदमी अचानक यहां प्रकट हुआ। काले कपड़े पहने उस आदमी की शक्ल घिनौनी थी। उसे घिनौना रूप क्यों कहा गया? क्योंकि उसके पास एक सामान्य व्यक्ति की आधी ही विशेषताएं थीं। हाँ, उसके पास सिर्फ एक कान, एक आंख, आधी नाक और सिर्फ उसका निचला होंठ था। काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने पहले तो तलवार पर खड़े अधेड़ व्यक्ति की ओर नाराजगी से देखा, फिर उसने शू किंग की ओर देखा और पूछा, मेरे भूत संप्रदाय का भूतहा हाथ भी अंदर ही नष्ट हो गया।
शुकिंग, केवल तुम्हारे पास ही उसे मारने की क्षमता है, इसलिए मुझे इसका कारण बताओ। जब उन्होंने काले वस्त्र पहने आदमी की बात सुनी, तो फूल महल की खूबसूरत महिला और तलवार संप्रदाय के मध्यम आयु वर्ग के आदमी ने भी जुकिंग की ओर देखा। स्पष्टीकरण। शुकिंग की मूल रूप से शांत अभिव्यक्ति एक बार फिर से उग्र हो गई, और फिर उसने उग्र स्वर में कहा, आप मुझसे स्पष्टीकरण चाहते हैं? फिर मैं किससे स्पष्टीकरण लूंगा? मेरा छोटा भाई और मेरे मूल विद्यालय के सभी शिष्य भी अंदर ही मर गए। मैं किससे स्पष्टीकरण लूंगा? जुकिंग की बात सुनकर सुंदर महिला की भौहें और भी सिकुड़ गईं। उसने शुरू में सोचा था कि यह बहुत संभव है कि जुकिंग ही अपराधी हो, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि शायद किसी और ने उसके फूल महल के अनुयायियों के खिलाफ कदम उठाया था। तो भूत संप्रदाय, मूल स्कूल, तलवार संप्रदाय और फूल महल के सभी भाग लेने वाले शिष्य सम्राट जो की कब्र के भीतर नष्ट हो गए हैं। तलवार संप्रदाय के मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने धीमी आवाज में कहा। हाँ। सुकिंग ने ठंडी हंसी और कहा, मेरे मूल संप्रदाय, आपके तलवार संप्रदाय और फूल महल और भूत संप्रदाय के शिष्य सभी वहां नष्ट हो गए हैं। न केवल वे नष्ट हो गए हैं, बल्कि उनकी आत्माएं भी बिखर गई हैं। जुकिंग, तुम यहाँ पहरे पर खड़ी हो। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम नहीं जानती कि उन्हें किसने मारा? फूल महल की खूबसूरत महिला ने पूछा। जुकिंग ने गहरी सांस ली और कहा, अभी कुछ ही देर पहले नीचे से अचानक एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। शुरू में मैंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। आखिरकार वहां खजाने के लिए लड़ाई होना सामान्य बात थी। लेकिन कुछ ही समय में एक और बहुत बड़ा धमाका हुआ, और इस बार मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। क्योंकि चूंकि यह भूमिगत से एक बहुत बड़ा धमाका करने में सक्षम था, तो ऐसा विनाशकारी बल स्पष्ट रूप से कुछ ऐसा नहीं था जो कब्र में प्रवेश करने वाले शिष्यों के लिए संभव था। इसलिए मैंने इसे देखने का फैसला किया। जब मैं इसके स्रोत पर पहुंचा, तो वहां केवल कुछ बर्फीली ठंडी लाशें और ढेर सारा मलबा था। क्या तुमने अपराधी को वहां नहीं देखा? काले कपड़े पहने आदमी ने धीमी आवाज में पूछा। जुकिंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, जब मैं वहां पहुंचा, तो वहां केवल लाशें थीं और कोई जीवित प्राणी नहीं था। 4 राजा क्षेत्र विशेषज्ञों को मारने के लिए कम से कम आत्मा क्षेत्र में साधना की आवश्यकता होती है। मैंने इस बार कब्र में प्रवेश करने वाले सभी लोगों का निरीक्षण किया है, और उनमें से किसी के पास उन्हें मारने की क्षमता नहीं थी। थोड़ी देर की खामोशी के बाद खूबसूरत महिला ने पूछा, क्या तुम्हें कोई संदिग्ध व्यक्ति नजर आया? संदिग्ध लोग? जुकिंग ने भौहें सिकोड़ी। कुछ ही देर में उसकी आंखें धीरे धीरे चौड़ी हो गईं और फिर उसने कहा, मुझे अब याद आ गया। जब कब्र खोली जाने वाली थी, तब एक स्पिरिट रियल्म विशेषज्ञ और स्पिरिट रैंक डाकबीस्ट आए थे। उन दोनों ने यहां मौजूद सभी लोगों को स्कैन किया और फिर वे चले गए। मैंने उस समय उन पर कोई ध्यान नहीं दिया और मुझे लगा कि वे किसी की तलाश कर रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि यह बहुत संभव है कि वे ही अपराधी हों। क्या आप उनकी उत्पत्ति जानते हैं? तलवार संप्रदाय का मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति धीमी आवाज में बोला। जुकिंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं सिर्फ दिव्य इंद्रिय के जरिए उनके संपर्क में आया था, और उनके संपर्क में आते ही मैंने उसे तुरंत वापस ले लिया। आप सभी को साफ तौर पर पता है कि अगर मैंने उन्हें अपनी दिव्य इंद्रिय से स्कैन किया, तो इस बात की बहुत संभावना है कि वे इसे उकसावे के तौर पर लें। इसलिए जब मैंने पुष्टि कर ली कि उनका कोई बुरा इरादा नहीं था, तो मैंने अपनी इंद्रियों को वापस ले लिया और उन पर और ध्यान नहीं दिया। जब हम यहाँ उतरे, तो फ्लेमरोर लान कबीले के मानव घुड़सवारों और डाकबीस्ट का एक समूह था। वह मानव स्पिरिट रियल्म विशेषज्ञ घुड़सवारों के उस समूह से संबंधित हो सकता है, जबकि वह स्पिरिट रैंक डाकबीस्ट संभवतः फ्लेमरोर लान कबीले का विशेषज्ञ है। फ्लावर पैलेस की खूबसूरत महिला ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन अगर वे वास्तव में वे दोनों थे, तो उन्होंने हमारे संप्रदायों के शिष्यों को क्यों मारा? इसका कोई मतलब नहीं है। इस बीच काले लबादे वाले आदमी ने कहा, अंदाजा क्यों लगा रहे हो? क्या हम उनके पास जाकर उनसे पूछकर जवाब नहीं पा सकते? मुझे लगता है कि वे अभी भी सतह पर हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसका आकार धीरे धीरे फीका पड़ने लगा और फिर पूरी तरह से गायब हो गया। अन्य लोगों ने भी एक दूसरे को देखा और फिर वहीं गायब हो गए। डॉट 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 यिन जुबान एयर की मदद से यांग ये और किन जियू ने फ्लेमरोर लान कबीले के मानव घुड़सवारों और डाकबीस्ट्स की नज़र से सुरक्षित रूप से बच निकले। वे पूरे रास्ते तेजी से भागते रहे और 6 घंटे का समय लेते हुए आखिरकार डेथ माउंटेन रेंज पर पहुंच गए। एक विशाल वृक्ष के शिखर पर यांग ये ने बहुत गहरी सांस ली और फिर उसने बैंगनी मिंट के छोटे से सिर को रगड़ते हुए अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा, धन्यवाद छोटे साथी। अगर तुम नहीं होते, तो हमारे लिए उन 2 आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञों से बचना पूरी तरह असंभव होता। हाँ, यदि उस छोटे साथी ने उनकी आभा को छिपाने में उनकी मदद नहीं की होती, तो भले ही वे भूमिगत खंडहरों से बाहर निकल गए होते, वे निश्चित रूप से स्पिरिट रियल्म विशेषज्ञ और स्पिरिट रैंक डाकबीस्ट द्वारा देखे गए होते। बैंगनी मिंक ने पलकें झपकाईं और फिर वह यांग के सामने आ गई, इससे पहले कि वह अपना छोटा सा सिर यांग के माथे पर रगड़ती। मैं वास्तव में इसके साथ आपके रिश्ते से ईर्ष्या करती हूँ। इस बीच किन जियुए ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा।
यांग ये मुस्कुराया और फिर उसने कहा, चलो देखते हैं कि इस बार हमें क्या मिलता है। मुझे उम्मीद है कि वे 4 किंग रियल्म विशेषज्ञ और 7 फर्स्ट हेवन रियल्म प्रोफाउंडर्स गरीब नहीं होंगे, अन्यथा हमने जो परेशानी उठाई थी वह इसके लायक नहीं थी। किन शियुए ने सिर हिलाया और फिर उसने 11 स्थानिक छल्ले निकाले। उसने 7 प्रथम स्वर्ग क्षेत्र के प्रवर्तकों से संबंधित स्थानिक छल्ले को एक तरफ रख दिया और फिर उसने एक स्थानिक छल्ला लिया जो राजा क्षेत्र के विशेषज्ञों का था। उसकी उंगली हल्के से हिली, जैसे गहन ऊर्जा की एक किरण ने तुरंत स्थानिक छल्ला को घेर लिया, और कुछ ही समय में दोनों ने एक हल्की सी अंगूठी सुनी। किन शियुए ने अपनी दिव्य इंद्री को अंगूठी में भेजा और उसके अंदर के खजाने को साफ किया। कुछ ही देर में उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठ गए और उसके होठों पर चाप धीरे धीरे लंबा हो गया और फिर एक बड़ी मुस्कान ने उसके पूरे चेहरे को ढक लिया। जब उसने किन शियुए की अभिव्यक्ति में परिवर्तन देखा तो यांग ये को पता था कि इस स्थानिक अंगूठी के भीतर के खजाने निश्चित रूप से बहुत अच्छे थे। अध्याय 137 मैं तुम्हें भावुक कर दूंगा। यहाँ 6000 से ज्यादा ऊर्जा पत्थर, 2 मध्यम श्रेणी के प्रोफाउंड रैंक डार्क ट्रेजर, 7 कम श्रेणी के प्रोफाउंड रैंक डार्क ट्रेजर, कम श्रेणी के प्रोफाउंड रैंक तकनीकों के 2 स्क्रॉल, उच्च श्रेणी की येलो रैंक तकनीकों के 9 स्क्रॉल और 100 से ज्यादा उच्च श्रेणी की येलो रैंक स्पिरिट जड़ी बूटियां हैं। ठीक है, 5 तत्वों के 10 से ज्यादा कम श्रेणी के तावीज भी हैं। किन जियू ने मुस्कुराते हुए यांग ये से कहा, यह स्थानिक अंगूठी शायद ओरिजिन स्कूल के जू यान की है क्योंकि यहाँ की तकनीकें ओरिजिन स्कूल की हैं। यांग ये ने जल्दी से कहा, जल्दी से अन्य अंगूठियों पर एक नज़र डालो। किन शियुए ने सिर हिलाया और फिर उसने अन्य स्थानिक छल्लों की सामग्री का निरीक्षण किया। कुछ ही समय में सभी स्थानिक वलयों का निरीक्षण किया गया। जब यांग ये को उनके लाभों के बारे में पता चला तो वह अपनी वर्तमान संपत्ति के बावजूद उत्साहित और प्रसन्न महसूस करने से नहीं बच सका। इस बार उनके लाभ में एक उच्च ग्रेड गहन रैंक डार्क ट्रेजर, 11 मध्य ग्रेड गहन रैंक डार्क ट्रेजर, 17 निम्न ग्रेड गहन रैंक डार्क ट्रेजर, उच्च ग्रेड गहन रैंक तकनीक का 1 स्क्रॉल, निम्न ग्रेड गहन रैंक तकनीकों के 6 स्क्रॉल, उच्च ग्रेड येलो रैंक तकनीकों के 16 स्क्रॉल, एक उच्च ग्रेड स्ट्राइडर तावीज, 17 मध्य ग्रेड तावीज और 27 निम्न ग्रेड तावीज शामिल थे। इन भौतिक खजानों के अलावा 10,000 से ज्यादा ऊर्जा पत्थर भी थे। बेशक उन्होंने इससे कहीं ज्यादा हासिल किया था, लेकिन इन सभी खजानों के अलावा उन दोनों ने बाकी को बिल्कुल भी मूल्यवान नहीं माना। कुछ देर की उत्तेजना के बाद यांग ये शांत हो गई और पूछा, हमारे लिए संगठन स्थापित करने के लिए सिर्फ ये चीजें ही काफी नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। किन शियुए ने यांग ये की ओर आंखें घुमाईं और कहा, क्या आपको लगता है कि संगठन स्थापित करना इतना आसान है? हालांकि भले ही यह अपर्याप्त है, अगर ये सभी चीजें बिक जाती हैं और अगर राजधानी में मेरे पास मौजूद कुछ व्यवसाय शामिल हैं तो हम संगठन की स्थापना शुरू कर सकते हैं। हालांकि उसके बाद खर्च केवल बड़ा और बड़ा होता जाएगा। आपको इसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। ठीक है, आप एक तावीज मास्टर हैं, इसलिए यह आपके लिए शायद बहुत मुश्किल नहीं है। अगर यह कहा जाए कि उसे यांग ये के संगठन स्थापित करने के इरादे पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, तो यह भी कहा जा सकता है कि जब उसे पता चला कि यांग ये एक तावीज मास्टर है, तो उसे थोड़ी उम्मीद दिखी। हालांकि यह सिर्फ थोड़ी सी ही थी। यांग ये कुछ देर चुप रहा और फिर उसने 25 उच्च श्रेणी के तावीज निकाले। उसने कुछ पल सोचा और फिर उसने खून से लाल रंग का ब्लेड और तकनीकें निकाली जो उसने ब्लेडहैंड से प्राप्त की थीं। उसने उन्हें किन जियू को सौंप दिया और कहा, यहाँ 25 उच्च श्रेणी के तावीज हैं। कुछ चुनकर अपने पास रख लो और फिर बाकी को नीलाम कर दो। यह ब्लेड और ये तकनीकें भूत संप्रदाय से हैं। मैं इनका उपयोग नहीं कर सकता, इसलिए इन्हें भी बेच दो। अतीत में वह इन चीज़ों को प्राप्त करने के बाद उनका उपयोग करने में असमर्थ था और उसके पास उन्हें बेचने का कोई तरीका भी नहीं था। अब वह बस इसे नीलामी के लिए इस महिला को देने में सक्षम हो गया। किन शियुए ने खून से लाल ब्लेड और स्क्रॉल पर नजर डाली और फिर वह थोड़ी देर के लिए यांग ये को देखती रही। उसके बाद वह मुस्कुराई और बोली, क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हारे इन खजानों को छीनकर अपने लिए ले लूंगी? जब वह मुझसे बात कर रही थी तो उसने हल्के से सिर हिलाया और हंसी। मैं भूल गई थी कि मेरी आत्मा के 2 धागे तुम्हारे साथ हैं। यांग ये एक पल के लिए झिझका और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। थोड़ी देर बाद उसके शरीर के भीतर से 2 काले धागे धीरे धीरे बाहर निकले। उसने अपनी आंखें खोलीं और कहा, ये तुम्हारी आत्मा के 2 धागे हैं, इन्हें वापस ले लो। भले ही यह महिला उसके नियंत्रण में होगी, जबकि उसकी आत्मा उसके कब्जे में होगी, यांग ये जानता था कि उनके बीच सहयोग बनाए रखने के लिए इस तरह के तरीके का उपयोग करना निश्चित रूप से विफल होगा। कम से कम यह निश्चित रूप से उस बुद्धिमान महिला के लिए काम नहीं करेगा जो उसके सामने खड़ी थी। चूंकि यह ऐसा था, इसलिए उदार होना और उनके बीच सच्ची दोस्ती और विश्वास बनाना बेहतर था। उसने 2 काले धागों को देखा जो ऐसे लग रहे थे जैसे वे जीवित हों, और फिर किन शियुए ने यांग ये को देखा और गंभीरता से कहा, क्या तुम जानते हो कि मेरी आत्मा के इन 2 धागों को अपने पास रखना मेरे जीवन को नियंत्रित करने के बराबर है? दूसरे शब्दों में, यह राजा के राज्य में एक कठपुतली को अपने पास रखने के बराबर है।
क्या तुम वाकई उन्हें मुझे वापस देने का इरादा रखते हो? यांग ये ने गंभीरता से कहा, क्या ऐसा लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? किन जियू ने पूछा। यांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि मैं आपको प्रभावित कर सकूंगा, और फिर आप पूरे मन से मेरे लिए काम करेंगे। उसने कभी भी कोई मार्मिक शब्द बोलने के बारे में नहीं सोचा था क्योंकि वे शब्द निश्चित रूप से इस महिला को धोखा देने में असमर्थ होंगे। चूंकि यह ऐसा ही था, इसलिए स्पष्ट होना बेहतर था। क्या आपको एहसास है कि अगर आप मुझे ये नहीं भी देते तो भी मैं आपके लिए पूरे दिल से काम करती? इसके अलावा, मैं कोई और विचार रखने की हिम्मत भी नहीं कर पाती। हालांकि, एक बार जब आप मेरी आत्मा के ये धागे मुझे लौटा देंगे, तो मेरे लिए कई विकल्प खुल जाएंगे, किन जियू ने कहा। शायद। यांग ये ने कंधे उचकाए और कहा, शुरू में, मैं तुम्हारे साथ सहयोग नहीं करना चाहती थी क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा नहीं था। भले ही मैं अभी भी तुम पर पूरी तरह से भरोसा करने में असमर्थ हूं, लेकिन कम से कम हमें दोस्त तो माना ही जा सकता है। दूसरी ओर, अगर तुम्हारी आत्मा मेरे नियंत्रण में है, तो हमें दोस्त नहीं माना जा सकता, और ऐसा कुछ होगा जो हमारे बीच में रहेगा और हमें अलग कर देगा। क्या तुम्हें भी ऐसा नहीं लगता? किन शियुए ने अपने हाथ से इशारा किया, जिससे दो काले धागे उसके शरीर में वापस उड़ गए। थोड़ी देर बाद, उसने यांग ये को देखा और कहा, क्या हम सिर्फ दोस्त हैं? क्या हम नहीं हैं? यांग ये ने बोलना समाप्त भी नहीं किया था कि किन शियायू ने अचानक उसे गले लगा लिया, और फिर उसने अपने लाल होंठ उसके होंठों से चिपका दिए। ऐसा दृश्य ज्यादा देर तक नहीं चला। किन शियायू ने दूर जाने से पहले बस उसके होंठों को हल्के से चूमा था। उसके बाद, वह मुस्कुराई और बोली, छोटे भाई, तुमने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है। बड़ी बहन वास्तव में तुमसे बहुत प्रभावित हुई है। देखो, बड़ी बहन इतनी प्रभावित हुई है कि वह लगभग खुद को तुम्हारे हवाले कर देगी। यांग ये एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, और फिर जब वह अपने सदमे से उबरा तो वह जोर से हंसा और बोला, भविष्य में ऐसा मत करना। भले ही उसे लाभ हुआ हो, लेकिन उसे लगा कि यह सही नहीं है। जो सही नहीं है, उसका पता लगाना उसके लिए मुश्किल था, और यह सिर्फ एक एहसास था। लगता है कि तुम उस व्यक्ति के प्रति काफी वफादार हो जिसे तुम पसंद करते हो। किन शियुए ने मुस्कुराते हुए कहा, छोटे भाई, लगता है कि बड़ी बहन को भविष्य में तुम्हें बहुविवाह के बारे में शिक्षित करना होगा। अन्यथा, तुम निश्चित रूप से उस महिला के लिए बड़ी बहन को छोड़ दोगे। चलो इस सब के बारे में बात नहीं करते। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और कहा, चलो यहीं और अभी अलग हो जाते हैं। आप पहले ग्रैंड किन साम्राज्य में वापस लौटें क्योंकि मुझे अभी भी ग्रैंड मायरीड पर्वतों में कुछ मामलों को निपटाना है। ठीक है, अगर मैं भविष्य में आपसे संपर्क करना चाहूं, तो मैं ऐसा कैसे करूं? तुम ग्रैंड मायरीड माउंटेन में रहने का इरादा रखते हो? किन शियुए ने अपने चेहरे पर मुस्कान को रोका और भौहें सिकोड़ते हुए कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो कम से कम 3 स्पिरिट रियल्म विशेषज्ञ अभी हमारा पीछा कर रहे हैं। भले ही तुम्हारे पास अपनी आभा को छिपाने के लिए वह रहस्यमयी छोटा सा साथी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो। क्या होगा अगर वे तुम्हें पकड़ लें? तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। यांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, एक एक्साल्ट रियल्म विशेषज्ञ भी उस जगह जाने की हिम्मत नहीं करेगा जहां मैं जाने का इरादा रखता हूं। वह जगह बिल्कुल सुरक्षित है। जहां तक तुम्हारा सवाल है, भले ही ग्रैंड मायरीड पर्वत तुम्हारे लिए कोई खतरा पैदा नहीं करते, लेकिन तुम्हें शाही राजधानी में लौटने के बाद अपने उस भतीजे पर नजर रखनी होगी। मैं नहीं चाहता कि संगठन की स्थापना शुरू करने से पहले ही तुम्हारे साथ कुछ हो जाए। जब तक मैं शाही राजधानी में वापस लौटता हूं, तब तक मेरे पास उससे निपटने के लिए बहुत सारे तरीके होंगे। किन जियू की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। यांग ये ने धीमी आवाज में कहा, कोई बेवकूफी वाली बात मत करो। अगर तुम अभी सामने आओगे, तो वह निश्चित रूप से तुम्हारी माँ का इस्तेमाल तुम्हें धमकाने के लिए करेगा। अभी तुम्हारी माँ को बचाने की कोई जल्दी नहीं है। मैं अब से कुछ महीनों बाद असेंशन रैंकिंग में भाग लूंगा, तो क्यों ना हम तब तुम्हारी माँ को बचाने की योजना बनाएं। आप असेंशन रैंकिंग में भाग ले रहे हैं? किन जियू ने आश्चर्य से कहा। यांग ये ने सिर हिलाया और कहा, मैं आरोही रैंकिंग के दौरान तलवार संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करूंगा, और यह बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन आपने तो कहा था कि आप तलवार संप्रदाय के अनुयायी नहीं हैं। यांग ये ने कहा, मैं तलवार संप्रदाय का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा हूं, बल्कि यह तलवार संप्रदाय के एक व्यक्ति के लिए है। एक औरत? किन जियू ने पूछा। यांग ये ने सिर हिलाया। किन शियुए ने आगे कहा, वह महिला तुम्हें पसंद है? क्या हम इस पर चर्चा नहीं कर सकते? यांग ये थोड़ा अवाक था। बेशक, किन शियुए ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन बड़ी बहन बहुत जिज्ञासु है। आखिर किस तरह की महिला छोटे भाई को लगातार उसके बारे में सोचने पर मजबूर कर सकती है? ठीक है, ऐसा चेहरा मत बनाओ, मैं इस बारे में अब और बात नहीं करूंगी। दरअसल, चूंकि तुमने कहा था कि तुम आरोही रैंकिंग में भाग लेने जा रही हो, तो बड़ी बहन शाही राजधानी में तुम्हारा इंतजार करेगी, और अगर तुम आरोही रैंकिंग में चढ़ने में सक्षम हो जाती हो, तो मेरे लिए अपनी माँ को बचाना बहुत आसान हो जाएगा। यांग ये ने पूछा, मैं जितनी उत्कृष्ट हूँ, आपकी माँ को बचाने की आपकी उम्मीदें उतनी ही अधिक हैं।
किन शियुए ने सिर हिलाया और मुस्कुराए। बेशक, आखिरकार, मैंने तुम्हारे साथ भागकर शादी की है। अगर तुम आरोही रैंकिंग के शीर्ष 20 में चढ़ने में सक्षम हो, तो शाही घराने भी तुम्हारे बारे में बुरा भला कहने में असमर्थ होंगे। उस समय, मैं तुम्हारी वजह से रुतबे में बढ़ जाऊंगा। इसलिए, न केवल शाही घराने मुझे दंडित करने से बचेंगे, बल्कि वे मुझे महत्व भी देंगे। इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती, यह वास्तविकता है। जब किसी के पास क्षमता या मूल्य होता है, तो उस व्यक्ति की सभी गलतियां सार्थक चीजें बन जाती हैं। यांग ये वास्तव में यह कहना चाहता था कि उसका उद्देश्य शीर्ष 20 में आना नहीं था, बल्कि पहला स्थान प्राप्त करना था। हालांकि, उसने एक पल के लिए इसके बारे में सोचा और अंत में कुछ नहीं कहा। आखिरकार, यह उद्देश्य बहुत ही असामान्य लग रहा था। अध्याय 138 सुखद आश्चर्य। किन शियुए चली गई थी, और वह खजाने का एक बड़ा ढेर लेकर चली गई थी जो यांग ये का था। यांग ये ने कुछ देर के लिए उस दिशा को देखा जिस ओर से वह गई थी, और फिर उसने अपनी नजरें हटा ली, इससे पहले कि वह अपने हाथ में छोटे से कमांड टोकन को देखता, जिस पर अक्षर लिखा हुआ था जो किन शियुए में युग का प्रतिनिधित्व करता था। यह कमांड टोकन उसने दिया था। उसे इंपीरियल कैपिटल में अमर भोग मंडप नामक एक मंडप में जाना था और वहां यह टोकन पेश करना था, और फिर मंडप से कोई उसे उसके पास ले आएगा। ठीक इसी समय, बैंगनी रोशनी की एक किरण चमकी और बैंगनी मिंग यांग ये के सामने प्रकट हुआ। इसके अलावा, तलवार की छाती जिसे यांग ये ने गहन ऊर्जा के कुंड में रखा था, बैंगनी मिंग के साथ प्रकट हुई थी। छोटे साथी, तुम यह तलवार का बक्सा क्यों बाहर लाए? यांग ये ने पूछा। बैंगनी मिंग ने अपना छोटा पंजा हिलाया, जिससे तलवार की पेटी के भीतर से एक तलवार बाहर निकल आई। यांग ये पहले तो इस हरकत से दंग रह गया, फिर धीरे धीरे उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। यह एक गहन रैंक वाली तलवार क्यों बन गई है? मानो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही न हो रहा हो। उसने तलवार उठाई और उसे ध्यान से नापा। हालांकि, उसने तलवार का जितना भी निरीक्षण किया, वह तलवार गहन श्रेणी की निम्न श्रेणी की थी। कुछ ही समय में, यांग यी ने तलवार संदूक से सभी तलवारें बाहर निकाल लीं, और तब उसने आश्चर्य से देखा कि तलवार संदूक में मौजूद 36 पीली श्रेणी की तलवारों में से 27 निम्न श्रेणी की गहन श्रेणी की तलवारों में बदल गई थीं। यांग ये ने तलवार को कुछ देर तक देखा, फिर उसने मुंह में लार भर ली, और फिर उसने बैंगनी मिंग को देखा और कहा, छोटे साथी, वास्तव में क्या हो रहा है? इस समय, यांग ये अपने दिल में असाधारण रूप से हैरान था। अगर उसने उन 36 तलवारों का व्यक्तिगत रूप से परीक्षण नहीं किया होता, तो वह निश्चित रूप से सोचता कि उनमें से 27 शुरू से ही निम्न श्रेणी की गहन रैंक वाली तलवारें थीं। बैंगनी मिंग ने पलकें झपकाईं, और फिर उसने अपना छोटा पंजा यांग यी के पेट की ओर तान दिया। यांग ये ने जोर से हंसते हुए कहा, मुझे पता है कि यह छोटे भंवर की वजह से था। मैं यह पूछ रहा हूं कि छोटे भंवर की वजह से उनकी गुणवत्ता में कैसे सुधार हो सकता है। बैंगनी मिंग ने अपना छोटा सा सिर हिलाकर यह दर्शाया कि उसे इसकी जानकारी नहीं है। ठीक उसी समय जब यांग ये इसके बारे में पूछना जारी रखने वाली थी, एक सफेद रोशनी चमकी, और फिर यिन जुबान एर यांग ये के सामने प्रकट हुई। उसने यांग ये की ओर देखा और फिर कहा, इसके बारे में पूछते रहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ है। मैं सिर्फ इतना जानती हूं कि तुम्हारा यह भंवर बेहद भयानक है। न केवल इसका अपना एक स्थान है, बल्कि यह वस्तुओं और यहां तक कि जीवित प्राणियों को भी संग्रहित करने में सक्षम है। इसके अलावा, यह जिस स्वर्णिम गहन ऊर्जा को परिवर्तित करता है, वह उस ऊर्जा से बिल्कुल अलग है जिसे हम आमतौर पर अवशोषित करते हैं। मुझे संदेह है कि यह छोटा भंवर हमारी दुनिया की कोई वस्तु नहीं है। यह हमारी दुनिया की कोई वस्तु नहीं है। यांग ये ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? यह चीज आपके शरीर के अंदर है। क्या आप वाकई इसकी उत्पत्ति नहीं जानते? यिन जुबान एर ने सवाल करते हुए जवाब दिया। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे सच में नहीं पता। मैंने अभी कुछ समय पहले ही इसके अस्तित्व को महसूस किया है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि यह मेरे साथ साथ ताकतवर होता है, और मुझे लगता है कि इसकी अपनी चेतना है, क्योंकि मैंने अतीत में इसके साथ संवाद किया है। भले ही यह बोलती नहीं थी, लेकिन मुझे पता है कि इसकी चेतना जरूर है। यिन जुबान एर कुछ देर चुप रही और फिर बोली, चमत्कारी वस्तुएं प्राकृतिक रूप से स्वर्ग और पृथ्वी पर मौजूद हैं, और इन सभी चमत्कारी वस्तुओं में अपनी चेतनाएं होती हैं। चूंकि इसने तुम्हें अपना स्वामी बना लिया है, तो शायद तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जिसने इसे आकर्षित किया है। जहां तक इसकी उत्पत्ति का सवाल है, इससे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी, जैसे जैसे तुम्हारी ताकत बढ़ती है, यह बढ़ता है, इसलिए तुम निश्चित रूप से भविष्य में इसकी उत्पत्ति के बारे में पता लगा पाओगे। मैं केवल यही कर सकता हूँ। यांग ये जोर से हंसा। इस बीच, यिन जुबान एर ने अचानक कहा, आपको पता है कि मैं अपने शाही पिता के 12 स्वर्ण रक्षकों को अपने साथ लाया हूँ। जब उसने यहां तक बात की, तो वह एक पल के लिए रुकी, और फिर उसने आगे कहा, मैं उन 12 गोल्ड गार्ड्स को आपके उस रहस्यमयी छोटे कॉटेक्स के भीतर रखना चाहती हूं, क्योंकि मैंने देखा है कि आपका छोटा भंवर लोगों और डाकबीस्ट दोनों की खेती के लिए बेहद फायदेमंद है।
यांग ये ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और फिर कहा, अगर मैं खतरे का सामना करूं तो क्या मैं उनसे मदद ले सकता हूं? यह सबसे अच्छा है कि आप खतरे का सामना न करें, और यदि आप करते भी हैं, तो यह सबसे अच्छा है कि आप मुझसे या उन 12 गोल्ड गार्ड से मदद न मांगें। यिन जुबान, एयर ने सपाट लहजे में कहा। यांग ये हैरान था। क्यों? आपको उन शक्तियों के बारे में स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए जिन्होंने इतने सालों पहले मेरे शांग राजवंश को नष्ट कर दिया था। अगर उन्हें पता चला कि वे 12 गोल्ड गार्ड या मैं दुनिया में फिर से प्रकट हुए हैं, तो मेरा विश्वास करो, ग्रैंड किन साम्राज्य और 6 महान शक्तियों द्वारा आपके खिलाफ निश्चित रूप से वारंट जारी किया जाएगा। यिन जुबान, एयर ने उदासीनता से कहा। सच में? यांग ये को थोड़ा संदेह हुआ। इतने साल पहले ही बीत चुके हैं। क्या 6 महान शक्तियां वास्तव में तुम्हारे जैसी छोटी राजकुमारी की परवाह करेंगी? उन्हें इतना तुच्छ नहीं होना चाहिए, है न? खरपतवार को जड़ से खत्म करना। क्या तुम इस सिद्धांत को नहीं समझते? यिन जुबान, एयर के मुंह के कोनों में एक ठंडी मुस्कान फैल गई जब उसने कहा, अगर ग्रैंड प्रीसेप्टर ने मुझे कब्र के भीतर बंद करने के लिए एक दिव्य तकनीक का उपयोग करने के लिए अपनी साधना का त्याग नहीं किया होता, तो मैं शायद अब तक मिट्टी में बदल गई होती। यांग ये ने एक पल के लिए हिचकिचाते हुए कहा, मिस यिन, आपके पिता का इरादा था कि वे जाने से पहले आपके दिलों में नफरत को दबा दें, और मैं वास्तव में उनके इरादों से सहमत हूं। आखिरकार, आपकी वर्तमान ताकत के साथ, भले ही उन 12 गोल्ड गार्ड्स को शामिल किया गया हो, फिर भी आप उन 6 शक्तियों के खिलाफ नहीं जा पाएंगे। हालांकि उसे यह महिला पसंद नहीं थी, फिर भी उसे लगा कि उसे सलाह देनी चाहिए। आखिरकार, उसे सम्राट जोऊ से लाभ मिला था। यिन जुबान, र ने ठंडे स्वर में कहा, यदि कोई आपके पूरे परिवार को मार डाले और आपको कुछ 100 वर्षों के लिए लाश की तरह जमीन में पड़े रहने दे, तो क्या आप बदला लेना छोड़ देंगे? ठीक है, उसे बदला लेने से मनाना बिल्कुल असंभव है। यांग ये ने कंधे उचकाए और कहा, चूंकि मिस यिन बदला लेने के लिए दृढ़ है, इसलिए मेरे लिए आपको राजी करना जारी रखना अच्छा नहीं होगा। मैं बस यह बताना चाहता हूं कि बेहतर होगा कि आप इस 1 साल की अवधि के दौरान 6 महाशक्तियों के सदस्यों के खिलाफ कोई कदम न उठाएं, जिस पर हम सहमत हुए थे। ठीक है, सच कहूं तो, मैं नहीं चाहता कि 6 महाशक्तियां मेरा पीछा करें और मुझे पूरी दुनिया में भागने के लिए मजबूर होना पड़े। चिंता मत करो, मैं अब उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाऊंगा भले ही आपने मुझे ऐसा करने के लिए कहा हो। यिन जुबान, र ने कहा, मेरा मुख्य उद्देश्य अभी 1 साल दायरे को प्राप्त करना और अपने जीवनकाल को बढ़ाना है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह आगे कुछ नहीं बोली, और उसका शरीर चमक उठा और सीधे यांग ये के शरीर में प्रवेश कर गया। बैंगनी मिंग यांग ये के शरीर में भी प्रवेश करने वाला था क्योंकि उसे उस महिला पर भरोसा नहीं था। जब वह छोटे भंवर में प्रवेश करने वाला था, यांग ये ने अचानक उसे गले लगा लिया और कहा, अभी वहां मत जाओ और मेरे साथ एक जगह चलो। मैं तुम्हारे बिना वहां नहीं पहुंच सकता। जैसे ही वह बोला, उसकी आकृति मृत्यु रसातल की ओर चमक उठी। जब वह ग्रैंड मायरीड पर्वतों में प्रवेश करता है, तो वह उस रहस्यमय बूढ़े आदमी से फिर से मिलने के लिए एक बार फिर डेथ एबिस की ओर जाने के बारे में सोचता है। कारण के लिए, यह स्वाभाविक रूप से था क्योंकि उसे उम्मीद थी कि बूढ़ा आदमी उसे एक और पृथ्वी रैंक तकनीक देगा जो तलवार नियंत्रण तकनीक से कमतर नहीं थी। डॉट 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 मौत की खाई के नीचे, यांग ये भूरे भेड़िए पर सवार होकर रहस्यमय बूढ़े आदमी के निवास की ओर यात्रा कर रहा था। रास्ते भर, उसने अपने सिर को ऊपर उठाकर आसपास के वातावरण को देखा, फिर भी उसे बैंगनी रंग की धुंध के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। यांग ये जब एक बार फिर यहाँ आया तो उसे थोड़ा डर लगा। उस दिन से 8वीं रैंक के डाकबीस्ट, नाइटबर्ड्स ने उस पर गहरी छाप छोड़ी थी। हालांकि इस बार भी उसके साथ छोटा सा साथी था, लेकिन जब उसने नाइटबर्ड्स के घने विस्तार को याद किया तो उसका सिर थोड़ा सुन्न हो गया। सौभाग्यवश, पूरे रास्ते में एक भी रात्रि पक्षी दिखाई नहीं दिया, और वह सुरक्षित रूप से उस झोपड़ी के सामने पहुंच गया जहां रहस्यमय बूढ़ा आदमी रहता था। वरिष्ठ कनिष्ठ, यांग ये आपसे मिलना चाहते हैं। यांग ये ने झोपड़ी की ओर झुककर सम्मानपूर्वक कहा। एक क्षण से भी कम समय बाद, झोपड़ी का दरवाजा धीरे से खुला, और फिर एक बूढ़ा आदमी, जिसके हाथ में एक छड़ी थी, धीरे धीरे अंदर से बाहर आया। बूढ़े आदमी ने यांग ये की तरफ देखा और फिर अचानक उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक चमक उठी। थोड़ी देर बाद, उसके चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी जो घनी झुर्रियों से ढका हुआ था, और उसने कहा, बुरा नहीं, बुरा नहीं। तलवार की मंशा और प्रबुद्ध तलवार दिल का दूसरा स्तर। आपने इतने कम समय में ऐसी उपलब्धियां हासिल कर ली हैं। आप वास्तव में असाधारण प्राकृतिक प्रतिभा के मालिक हैं। प्रबुद्ध तलवार हृदय। यांग ये दंग रह गया। वह जानता था कि उसकी तलवार की मंशा दूसरे स्तर पर पहुंच गई थी, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि प्रबुद्ध तलवार हृदय क्या है। बूढ़ा आदमी भी दंग रह गया, और फिर उसने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, लगता है कि तुम अभी भी अनजान हो। तलवार इरादे के अलावा, तुमने प्रबुद्ध तलवार हृदय को भी समझ लिया है और उसे प्राप्त कर लिया है। सख्ती से कहें तो, प्रबुद्ध तलवार हृदय को प्राप्त करना तलवार इरादे से भी अधिक कठिन है। मैं इसे इस तरह से कहता हूं। जो लोग प्रबुद्ध तलवार हृदय को प्राप्त करने में सक्षम हैं, वे तलवार इरादे को समझ सकते हैं,
लेकिन जो लोग तलवार इरादे को समझते हैं वे प्रबुद्ध तलवार हृदय को प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। वरिष्ठ, आप कहते हैं कि मैंने प्रबुद्ध तलवार हृदय प्राप्त कर लिया है। यांग ये ने भ्रमित स्वर में कहा, तो क्या मैं वरिष्ठ से पूछ सकता हूं कि प्रबुद्ध तलवार हृदय क्या है? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, प्रबुद्ध तलवार हृदय तलवार इरादे की तरह ही है। यह एक क्षेत्र है। प्रबुद्ध तलवार हृदय तलवार साधक के तलवार दाव को और भी शुद्ध बनाने में सक्षम है, और वह व्यक्ति किसी भी चीज से धोखा नहीं खाएगा और सभी चीजों के सार को देख पाएगा। दुनिया में एक अफवाह है कि एक ही तलवार के वार से सभी तकनीकें नष्ट हो सकती हैं, लेकिन यह अफवाह तलवार साधकों को संदर्भित नहीं करती है, बल्कि उन तलवार साधकों को संदर्भित करती है जिन्होंने प्रबुद्ध तलवार हृदय प्राप्त कर लिया है। क्योंकि जो लोग प्रबुद्ध तलवार हृदय प्राप्त कर चुके हैं वे दुनिया की सभी तकनीकों के सार को देखने में सक्षम हैं और खुद को इन तकनीकों के लिए अजेय बना लेते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो जब आप भविष्य में किसी प्रतिद्वंद्वी से लड़ेंगे तो आप बहुत तेजी से उस प्रतिद्वंद्वी की खामियों और कमजोरियों का पता लगा पाएंगे। यांग ये को अचानक समझ आ गई और उसने अपने दिल में सोचा, कोई आश्चर्य नहीं कि मैं सम्राट जो के मकबरे के भीतर के भ्रम को सिर्फ एक नज़र में ही पहचान पाया और मैं इसकी कमजोरी को भी पहचान पाया। तो यह पता चला कि यह मेरे प्रबुद्ध तलवार दिल की वजह से था। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया MP स्टोरी बॉय चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।